हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो देखेंगे ये 2025 का टेस्ट है और आज है टेस्ट नंबर 25। चलिए तो देखेंगे 2025 के लिए टेस्ट और टेस्ट नंबर भी 25। और इस टेस्ट का जो है ये पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। इसको शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखना है तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। और अगर चाहेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। तो टेस्ट नंबर 25 शुरुआत करेंगे। इसके पहले जितने भी टेस्ट है उसका पीडीएफ और जो भी उसके बारे में है वीडियो वगैरह सब टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और देखेंगे इस पर मैगजीन और NCERT क्लास ये सब चलाया जा रहा है, जो क्लास 11 की है, क्लास 6 7 सबका चलाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो उसको यहीं आप चलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और बहुत लोग इंग्लिश के लिए भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश में टेस्ट लाने के लिए, तो उसके लिए भी बस आज या कल से शुरू होगा उसका भी टेस्ट इंग्लिश का ही। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और बानर सेना संबंधित थी किससे? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN विद्रोह से। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फड़म, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था फड़म किसके लिए था, सिक्का का था जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे ही शब्द है प्रभात फेरी, जादुई लालटेन और बानर सेना किसके लिए संबंधित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब जनता को संगठित करके अनेक तरीके लोकप्रिय हुए थे, वही गांव और कस्बों प्रभात फेरियां सामान्य हो गई थीं। इसके तहत गांव एवं कस्बों के में पुरुष और महिलाएं, बच्चे प्रांत में संकीर्तन टोलियां बनाकर घूमते थे और राष्ट्रीय गान भी गाते थे। तो वैसे ही संबंधित है। ये बानर सेना है, जादुई लालटेन है, प्रभात फेरी है, यही सब है। ठीक है, तो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। और दूसरा, इसने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई तथा भू स्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया। और तीसरा, जमींदारों को उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला है कि इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा कहता है कि इसने जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई तथा भूस्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कहता है कि जमींदारों को उपज में अपनी हिस्सेदारी का 1/3 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। 1/3 हिस्सा कह रहा है। देखिए 1/3 नहीं था बल्कि 1/11वां हिस्सा था। ठीक है, जमींदार जो है किसानों से वसूल लगान का 1/11वां हिस्सा अपने पास रखने के हकदार थे और 10/11 हिस्सा कंपनी को भू राजस्व के रूप में देना होता था। तो कुल मिला के तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। मतलब 2 कथन सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें ओनली 2 होगा। जितने भी लोग लाइव रहते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर भी दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक स्तर पर की गई निम्नलिखित परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों पर विचार कीजिए। पहला है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी PTBT 1963। और दूसरा देखेंगे, दूसरा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT 1967, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT 1996। और चौथा है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि यानी TPNW 2017 का। पूछ रहा है कि उपयुक्त संधियों में से कितनी भारत द्वारा हस्ताक्षरित अनुसमर्थित है? भारत द्वारा केवल 1, केवल 2, केवल 3, या तो सभी 4। चलिए बताइए भारत द्वारा कौन सा है संधि जो इस पर हस्ताक्षर किया गया है? तो देखिए आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 पर किया गया है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही संधि है जो कि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि
BT 1963 का है, इस पे किया गया है। ये बाहरी अंतरिक्ष और वायुमंडल एवं महासागरीय जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण संबंधी विस्फोट को प्रतिबंधित करता है। वायु में भी नहीं और जल में भी नहीं। चलिए, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में वापसी का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रोफलोमेंट प्रायः सुर्खियों में देखा जाता है। यह सिद्धांत संबंधित है परमाणु निरस्त्रीकरण से या सीमा विवाद से, समुद्री सुरक्षा से या शरणार्थी प्रवास से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, शरणार्थी प्रवास से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूके के द्वारा लगाया गया था, वो रवांडा की सुरक्षा के लिए, रवांडा में था जो हो रहा था ना, अप्रवासी थे, उसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 लगा देखेंगे अब। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्टेट समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक मतलब अलग होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, उपरोक्त में से कितनी अनुशंसाएं 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। तो चलिए देखेंगे। देखेंगे इस रिपोर्ट में भारत द्वारा जो है वांछित सरकार के डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य के दर्जे की बात की गई थी। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार किया गया था, और जिसके आधार पर इसके पूर्व के संवैधानिक सुधार के लिए सुधार किए गए थे। जिन स्थानों पर मुसलमान संख्या जो है अल्पसंख्यक थे, वहाँ के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित भी किए गए थे, लेकिन जिन स्थानों में बहुसंख्यक हो वहाँ उनके लिए स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होगा। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य भी विषय सिफारिश की गई थी, जैसे वयस्क मताधिकारों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार था ये, और महिलाओं के लिए भी समान अधिकार किया गया था। तो कुल मिला के तीसरा और चौथा भी सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा जो पृथक निर्वाचन मंडल का था। तो 1, 3, 4 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट में था, तो लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होना, दूसरा है मंगल पांडे द्वारा हुसैन और बाग की हत्या करना, और तीसरा है बहादुर शाह जफर को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया जाना। कितने सही हैं, मतलब इसको कालानुक्रम में लगाना है ना, तो अब देख लीजिए कैसे लगाना है। 3, 2, 1, 2, 1, 3 या 2, 3, 1 या 3, 1, 2। 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मंगल पांडे ने वो जो गोली मार के हत्या की थी ना, तो पहले तो ये हो जाएंगे, ठीक है, 29 मार्च 1857 को, और उसके बाद ये 29 मार्च को हुआ था, ठीक है, 1857 की घटना सब है, तो 29 मार्च को ये हो जाएगा। उसके बाद जब ये हुआ तो फिर मेरठ में विद्रोह हो गया, मेरठ में विद्रोह हो गया तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हो गया था 10 मई को, ठीक है, 10 मई को हो गया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया था, तो यह बस एक दिन बाद ही हो गया था, मतलब 11 मई को हो गया था ये चीज़। तो कुल मिला के देखेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी है, 2, 1, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बेबकस सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बेबकस सिद्धांत को सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था, और दूसरा है इस सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली देशी रियासत झांसी थी, और तीसरा इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया था जिसके शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। कितने कथन सही होंगे इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। तो देखिए ये वेलेजली का नहीं बल्कि डलहौजी का था, ठीक है, किसका है? डलहौजी का। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक का था पता है? 1848 से लेकर 56 तक था। तो पहला कथन गलत। दूसरा हो जाएगा इस सिद्धांत के तहत विलय की जाने वाली पहली देशी रियासत झांसी थी।
पहली रियासत तो 1848 का सतारा था ना, सतारा। झांसी कहाँ से हो जाएगा? 1849 में जयपुर हुआ था और संभल। 1854 में नागपुर और झांसी हुआ था, 54 में हुआ था। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया था जिसके शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। तो तीसरा कथन सही हो जाएगा। दो कथन गलत, एक कथन सही, तो लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मंजेरी सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मालाबार में किसान आंदोलन से, देशी रियासतों के आंदोलन से, होम रूल लीग से, या महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से? चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इसमें हो जाएगा मालाबार किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें। देखेंगे अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में किसान असंतोष भड़क उठे और यहाँ पर मड़िप्पा मड़िप्पा उसको मपिल्ला बोलते थे, मपिल्ला यानी मुस्लिम काश्तकारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनकी शिकायतें पट्टे की सुरक्षा का अभाव, नवीकरण शुल्क और अत्यधिक लगान जमींदारों द्वारा अन्य बलपूर्वक वसूली में से सुरक्षा संबंधित था ये। ठीक है। इसमें ये मंजेरी में क्या था? मंजेरी में देखिए आयोजित हुआ था ये अप्रैल 1920 में। ये मालाबार जिला कांग्रेस ने किसानों के इस प्रतिरोध का प्रोत्साहित किया गया था इसमें। तो ये मंजेरी सम्मेलन मालाबार किसान से आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखिट परिच्छेद पर विचार कीजिए। वे दादा भाई नौरोजी से मिली और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। स्टटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। किसके बारे में यह वर्णन किया गया है? बताइए। कमला नेहरू, मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या कमला देवी चट्टोपाध्याय? मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी लोग बहुत जल्दी दे देंगे इसका आंसर। ये है ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें, मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यही है जो लंदन में भिकाजी कामा ने ये मुलाकात दादा भाई नौरोजी से इनका हुआ था और आदर्शों से इनके प्रेरित भी हुई थी और इन्होंने ही सबसे पहले वहाँ पे झंडा फहराया था भारत का, स्टटगार्ड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1925 में कानपुर में कई वामपंथी संगठनों और समूहों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का गठन किया था। वही दूसरा है एम.एन. राय कानपुर में सीपीआई के महासचिव थे। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 1925 में कानपुर में वामपंथी संगठनों और समूहों से मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहे हैं एम.एन. रॉय ये सीपीआई के महासचिव थे। दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें से, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो इन्होंने अकेले इसको स्थापना इसके नहीं किया था, महासचिव इसके नहीं थे ये लोग। कोई कुछ लोग इसमें मिलकर जो वामपंथी थे ना उसमें मिलकर इनको बनाया गया था। तो ये महासचिव उसमें नहीं थे कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 11 देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। नौरोजी फुरदुनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, के.आर. कामा। उपयुक्त में से कितने रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित देखिए नौरोजी फरदुनजी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं, एस बंगाली भी हैं और के.आर. कामा भी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आल, मतलब सभी हैं इसमें से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है नई भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का आगमन। तीसरा है बिचौलियों का उदय। और चौथा कथन है कि जनजातीय वन संबंध में परिवर्तन। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जनजातीय आंदोलन के बढ़ने के लिए उपरोक्त में से कितने कारण उत्तरदायी थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे तो देखेंगे इसमें भी नई भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ, ये ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का आगमन, ठीक है। बिचौलियों का उदय, ठीक है। जनजातीय वन संबंध में परिवर्तन, ये भी ठीक है। जब तीनों ही चारों ही सही है तो ऑप्शन नंबर लग जाएगा डी, सभी के सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। कच्चातीउ द्वीप प्रायः भारत के किस देश के साथ संबंधों के संदर्भ में सुर्खियों में रहता है? भारत चीन, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका या भारत पाकिस्तान? कच्चातीउ द्वीप ये किससे संबंधित है? तो देखेंगे ये श्रीलंका के पास में है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। रामेश्वरम का जो एक भाग है वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। दूसरा है रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंकना। तीसरा है चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या। और चौथा है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे द्वारा नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या। तो कितने सही है इसमें से देख लीजिए यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार UPPCC में पूछा गया था, किसकी हत्या सबसे पहले हुई थी, बाद में हुई थी, मतलब किसकी मृत्यु हुई थी, उसके बारे में बताना था। तो ऑप्शन आपने देख लिया है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे 1897 में तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव तथा केसरी मराठा नामक अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद की इस भावना का प्रचार प्रसार किया। वही चापेकर बंधुओं दामोदर वार और बालकृष्ण ने तिलक की धारणा के प्रेरित होकर 1897 में पूना और प्लेग कमिश्नर रेंड लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी 1897 में। ठीक है। उसके बाद खुदीराम बोस जो उनकी हत्या का है, खुदीराम बोस का जो प्रफुल्ल चाकी, ये 1908 का है, 1908। उसके बाद देखेंगे 1909 का। तो देखेंगे 1909 का ये रहेगा आपका सचिन सन्याल, मजिस्ट्रेट की गोली मार कर हत्या किया गया था ना। हाँ ठीक है। तो 1912 का देखिए ये है, जो कि रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल द्वारा वायसराय पर बम फेंका गया था 1912। और 1909 का हो जाएगा ये कलेक्टर MT जैक्सन की हत्या 1909। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा है 1897, यानी कि 3, और फिर हो जाएगा 1908 का हो जाएगा ना, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किसमें है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में है, 3 1 4 2। ठीक है, मैंने सबका टाइम पीरियड बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी शुरुआत 1940 के अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। और दूसरा है आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 15। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरुआत किया गया था अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के स्वरूप में, ठीक है। दूसरा है कि आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, तो ये भी ठीक है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। आचार्य विनोबा भावे देखिए ये 17 अक्टूबर 1940 को, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16।
ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान किस अधिनियम ने शिक्षा पर सरकारी व्यय किए जाने की शुरुआत की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1853 और चार्टर अधिनियम 1793। तो ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान किस अधिनियम में शिक्षा पर, तो 1 लाख रुपए व्यय किस पे किया गया था पता है ना? 1813 का है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 1813 में ही किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए जो है निवेश किया जाएगा शिक्षा पर, जो कि किया भी नहीं गया था, बात ही किया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। और दूसरा, अवनींद्र नाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था। और तीसरा, मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में हुआ था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इस आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। क्या सही है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये। पहला कथन गलत। दूसरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था, तो ये ठीक है। और तीसरा है, मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी ठीक है, तीसरा भी। पहला गलत, दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रतिमा और संबंधित व्यक्तित्व हैं। चलिए देखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके लिए है? यहाँ पे दिया है जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरीश्वर। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ना, ये रामानुजाचार्य के लिए है, रामानुजाचार्य के लिए है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, ये दूसरा सही है। तीसरा है स्टैचू ऑफ वननेस, ये है आदि शंकराचार्य, ये भी ठीक है। चौथा है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस किसके लिए था? स्टैचू ऑफ पीस देखिए, ये जैन भिक्षु विजय वल्लभ सुरीश्वर के लिए है, मतलब चौथा का पहला में है, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। पहला गलत है, चौथा गलत है, 2 और 3 सही है। कितने युग्म सुमेलित है इसमें से? तो इसमें हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 होगा, केवल 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अमृत रणछोड़ दास सेठ? चलिए बताइए। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ही थे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। लाहौर में हुआ था ना ये, तो 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में ही देखिए इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज का मांग किया था। और उसी दिन 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी घोषित किया था। तो देखते होंगे 26 जनवरी को हम लोग का स्वतंत्रता दिवस मनाया भी जाता है, उसी समय का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना, जिम्मरमैन प्लान संबंधित है, किससे है? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने से, या तो केंद्रीय कार्यकारी परिषद के माध्यम से संवैधानिक परिवर्तनों को लागू करने से, तीसरा है अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली सभी भारतीय प्रेसों को नष्ट करने से, या तो ऑप्शन डी है ब्रिटिश सरकार के प्रकोप से बचने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से होम रूल लीग का समर्थन करने से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे जिम्मरमैन योजना। तो देखिए यह है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने से, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा क्रिस्टल मेज टू संबंधित है किससे? नवीन रूप खोजे गए एक रेड जायंट तारे से, जो कभी कभी गैस और धूल कणों के विशाल बादलों का उत्सर्जन करता है। वही दूसरा है एक रियल टाइम डीप फेक डिटेक्टर से, जिसकी सटीकता दर 95% है, जो मिली सेकेंड में परिणाम प्रदर्शित करता है।
और चौथा, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से। और चौथा है अनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का फसल की एक किस्म से। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। तो ये है क्रिस्टल मेश 2 क्या है ये? तो देखिए ये है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोप के एग्जाम में पूछा हुआ था साइमन कमीशन कितनी बार आया हुआ था भारत, बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस आयोग के साथ प्राथमिक मुद्दा यह था कि इसके सदस्यों में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और दूसरा है तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने इस आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया और बाद में यह संगठन इसमें शामिल हो गया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 22। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जब पहला सही है दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा इसमें से, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 23। 1946 की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रारंभ में इसका गठन अकेले कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था। और दूसरा है अंतरिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 23। 1946 की अंतरिम सरकार कहता है कि प्रारंभ में इसका गठन अकेले कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था, ठीक है। और दूसरा है कि अंतिम सरकार वायसराय और लंदन के ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर सकती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? पहला है इसने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत स्थापित किया। दूसरा है इसने भारतीय सदस्यों को वित्तीय मामलों पर मत देने का अधिकार प्रदान किया। और तीसरा है इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की। और चौथा, इसने वायसराय को विधायी निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति प्रदान की। कितने सही हैं? क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सही इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 1892 का है कि इसने भारतीय परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने नंदराज को सत्ताच्युत कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। और दूसरा, उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का ढलाई प्रणाली और बाट एवं माप का एक नया पैमाना शुरू किया। हैदर अली की बात कर रहा है। और उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए, उसने नंदराज को सत्ताच्युत कर दिया और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है। दूसरा है कि उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का ढलाई प्रणाली और बाट एवं माप का नया पैमाना शुरू किया। तो ये हैदर अली ने नहीं किया था, ये टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। ये तीसरा भी सही है। तो कितने सही हुए? दो कथन सही हुआ, एक कथन गलत हुआ। ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन बी लग जाएगा। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि सम्राट और सुल्तान, इन दोनों में क्या अंतर है? सम्राट और सुल्तान में, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे इसका। सम्राट और सुल्तान में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 26। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। बृज किशोर, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी। उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन से चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से संबंधित थे? 1 और 3, ओनली 2, 1 और 2 या 1, 2, 3? चंपारण सत्याग्रह संबंधित तो बृज किशोर भी हैं, नरहरि पारिक भी हैं, जे.बी. कृपलानी भी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी हैं, सभी कथन हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी साप्ताहिक प्रकाशन पर केंद्रित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका मुख्यालय बर्लिन में था। और दूसरा है, गदर आंदोलन के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो बर्लिन में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को में है। पहला कथन गलत। दूसरा है कि गदर आंदोलन के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया, तो ये ठीक है। ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे मुख्यतः अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। और दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी रूप से निश्चित की गई थी। और तीसरा, इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, तो इसे मुख्यतः अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। क्या सही है? पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला कथन क्यों गलत है। 18वीं शताब्दी के अंत में भू राजस्व की एक नई पद्धति रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे 1820 में, कब? 1820 में मद्रास गवर्नर रहे सर थॉमस मुनरो द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था। और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की नई समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जमींदारों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ भू राजस्व के बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वहां जमींदारी व्यवस्था लागू करने से मौजूदा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसलिए पहला कथन हो जाएगा गलत। वही दूसरा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी रूप से निश्चित की गई, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से नहीं किया गया था, 20 से 30 वर्षों का समय समय पर चेंज होता रहता था। तीसरा है कि इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था, तो पंजाब क्षेत्र में भी लागू नहीं किया गया था, ये था मद्रास और बंबई में, और साथ साथ असम में भी कुछ किया गया था। तो तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे, कोई कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को त्याग दिया और पूर्णतः पश्चिमी शिक्षाओं पर आश्रित हो गया। और दूसरा, इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया। और तीसरा, इसने मूर्ति पूजा को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, तो कहता है कि इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को त्याग दिया और पूर्णतः पश्चिमी शिक्षाओं पर आश्रित हो गया। पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म के कुप्रथाओं को दूर करके एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की उपासना और वेदों एवं उपनिषदों की शिक्षाओं को आधार बनाकर तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल करके हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गया, नर बलि, पशु बलि, ये सब था, उसको बता रहा था। वही दूसरा है कि इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि इसने मूर्ति पूजा के को आस्था के व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसमें ब्रह्म समाजी मूल रूप से मूर्ति पूजा और अंधविश्वासी प्रथाओं तथा अनुष्ठानों के विरोधी थे, तो केवल एक ही सही है, दूसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, वल्ली वन हो जाएगा, वल्ली वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नमक यात्रा विरोध और नेतृत्वकर्ता, धरसाड़ा सरोजनी नायडू, तंजौर समुद्र तट के केलप्पन, मालाबार तट सी राजगोपालाचारी। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे, ध्यान से देखिए और आंसर करिए। देखिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, और यह ऐसा आंदोलन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में ये आम जन भागीदारी की दृष्टि से बेमिसाल था। मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहिए। एक बार देखिए गांधी जी ने दांडी में नमक हाथ में लेकर आंदोलन की औपचारिक रस्म पूरी की।
तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया था। जैसे कि तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर कौन था? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है? और त्रिचिनापल्ली से वेदारमण थे, और वहीं से नमक यात्रा की प्रारंभ किया था। 30 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उनके शिविर इतने अधिक लोग थे, एकत्र हो चुके थे कि उनकी मदद में सत्याग्रही काफ़ी समय तक चलता रहा। वहीं मालाबार में बायकोम सत्याग्रह के नायक के केलप्पन थे। के केलप्पन थे कहाँ से? मालाबार का। और वहाँ पे देखेंगे उसके बाद नमक कानून तोड़े थे। वही कालीकट के पय्यानूर तक की यात्रा किया था। कहाँ था? पय्यानूर। और धरसाड़ा से देखिए ये सरोजिनी नायडू का है, ये ठीक है, पहला सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, वल्ली वन हो जाएगा, वल्ली वन। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा 31 से। तो चलेंगे, देखिए PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, ये शॉर्ट में लिखेंगे 2024 लिख देंगे, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसका जो PDF है वही पे प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग जाइए PDF से जुड़े, PDF लेकर उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस भी किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।